further big rate hikes have caused tightening of financial conditions, extreme volatility and risk aversion. All segments of the financial market, including equity, bond and currency markets, are in turmoil across countries. There is nervousness in financial markets with potential consequences for the real economy and financial stability. The global economy is indeed in the eye of a new storm. Despite this unsettling global environment, the Indian economy continues to be resilient. There is macroeconomic stability. The financial system remains intact with improved parameters. स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और अभी आपने सुना गवर्नर साहब को, जिन्होंने भारतीय इकोनॉमी की एक तस्वीर हमारे सामने रखी और क्रेडिट पॉलिसी पेश। उस पॉलिसी में 0.5% रिपो रेट बढ़ाया गया, यानी आमतौर पे इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी इस पूरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में, वो समझनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जब एक टर्मोइल है, तमाम देशों में जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कई बार फूहड़ तरीके अपनाए गए हैं, वहां पे भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है। और इसको आप तथ्यों से समझ सकते हैं। अगर आप नज़र डालें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है हमारी, वो 16% के आसपास चल गई है। रूरल डिमांड पिकअप कर रही है। मॉनसून बेहतर था। खरीफ की फसल ठीक ठाक है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और पीएमआई के नंबर्स आप देखिए तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरी है। कैपेक्स कंपनियों का हो रहा है। जीएसटी 1.5 लाख के आसपास स्टेबलाइज हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में बड़े विकसित देश अपने आप को संभालने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और वहाँ पे इन्फ्लेशन का बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। उस समय भारत में ये किया जा रहा है। और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी दूर नहीं है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। हमारी जो एक रेंज है, अपर लिमिट है, उसके थोड़ा सा ऊपर है, या कह सकते हैं आसपास है, जो कि मैनेजेबल है। ऐसी परिस्थिति में इस पॉलिसी को रखना और इसको अंदर तक समझना ज़रूरी है कि क्या भारत दुनिया की दूसरी इकॉनमीज़ के सामने डिकपल्ड है। जैसा कि गवर्नर साहब खुद कह रहे थे कि चाहे आप बॉन्ड मार्केट देखिए, चाहे इक्विटी मार्केट देखिए, या दूसरे मार्केट को देखें हम, तो वो काफ़ी वेल पोजीशन है भारत के संदर्भ में अगर आप देखें। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जिससे हमें निपटना होगा? क्योंकि उसी स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिसको भी हम डिकोड करेंगे। जहाँ पे इतनी सारी अच्छी बातें उन्होंने कही, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए जियोपॉलिटिकल और क्रूड यानी एनर्जी पूरा बास्केट एक थ्रेट, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हमें नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें टर्न होंगी। तो आगे का रास्ता कितना हमारे लिए मुश्किल, चैलेंजिंग हो सकता है, और इस वक्त की तस्वीर कैसी दिख रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। रसना के चेयरमैन हमारे साथ हैं पिरूज खम्बाटा सर। यूको बैंक के एक्स एमडी और सीईओ आर के टक्कर साहब हमारे साथ हैं। एसपी शर्मा जी हैं, जो पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही मनीष डांगी हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर्स के हेड हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। टक्कर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं, चूँकि आप बैंकर हैं। ये जो आज की पॉलिसी गवर्नर साहब ने रखी, बड़ी बैलेंस रही, और कमियां ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि कहाँ आलोचना की जाए इसकी। आपको कैसी लगी ये पॉलिसी? देखिए, जो पॉलिसी आई है, ये बहुत ही एक बैलेंस, मैं कहूँगा बैलेंस अप्रोच के साथ आई है। जो ये 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया गया है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जो इन्फ्लेशन चल रही है और जैसे आरबीआई उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। जैसे आपने ही बताया कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस है, सब इसी एक इन्फ्लेशन से मतलब बुरी तरह अफेक्टेड है। और वहाँ की जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बड़ा काफ़ी हाई है उनकी इकोनॉमी के हिसाब से। जबकि हमारी इकोनॉमी में जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट रहा है और जो अब चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो भी आरबीआई का वो एक 4 से 6% का जो वो लेके चलते हैं, उससे हम थोड़ा सा ऊंचा चल रहे हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि वो शायद वो 6 महीने के बाद वो भी शायद उसके विद इन द गिवन जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर आ जाएगी। तो काफ़ी ये वेल बैलेंस क्रेडिट पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आई है। और मार्केट ने भी इसको अच्छा एक्सेप्ट किया है। और आज आप मार्केट भी देखें तो काफ़ी अच्छा उसने एक्सेप्टेंस दिया है।
और मैं ये सोचता हूँ कि ये एक हमारी अगर इकोनॉमी देखी, मतलब वेरी फ्यू इकोनॉमीज इस टाइम जो वर्ल्ड की हैं जो एक्चुअल में ग्रो कर रही हैं डिस्पाइट सो मच इश्यूज, चाहे वो यूक्रेन वॉर का है, चाहे वो फूड क्राइसिस का है, एनर्जी क्राइसिस है। इन सब के बावजूद हमारी जो इंटरनल, बिकॉज हमारी इंटरनल रोबस्ट जो है डिमांड है, कुछ सप्लाई साइड लिटिल बिट सम इश्यूज आर देयर, वो आई थिंक गवर्नर साहब ने भी उसको थोड़ा पॉइंट आउट किया था, तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी वेल बैलेंस्ड आज जो पॉलिसी दी गई है, और इससे जो हमारा इन्फ्लेशन है या जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक जो एक पुश मिलना चाहिए वो मिलेगा, और होपफुली आई थिंक 6 महीने के बाद हम इसके एक अच्छे रिजल्ट देखें। करेक्ट। मनीष शर्मा जी, आपके हिसाब से क्या इंडियन इकॉनमी दुनिया के साथ से थोड़ा सा डीकपल्ड है क्या? इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बाकी जगहों पे जो हो रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा अलग हैं, हमारी इकॉनमी एक अलग तरीके से चल रही है, और उस वो नंबर्स के थ्रू अगर आप देखें तो वो वेल मैनेज्ड है। नीरज, हमारी इकोनॉमी अपना कई बार पहले बात हुआ है कि हम थोड़ा लेट रिकवर हो रहे हैं। तो अभी भी हम प्री कोविड ट्रेजेक्टरी से हमारा जो आउटपुट लेवल है इस वक्त भी काफी 7-8% नीचे है। बाकी कई सारी इकोनॉमी रिकवर हो चुकी थी। तो क्यों इंडिया एक थोड़ा सा हाई बेटा और लेट रेट रहता है, जो भी 25-30 सालों से देश को देखा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा ग्रोथ जो है वो इजी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से आता है, और एनर्जी एक बड़ा कंस्ट्रेंट बनती है। तो उसकी वजह से ये जो एक शगुफा है कि हम डीकपल हुए हैं, ये कई बार 20-25 सालों में ये टेप कर चुका है और हमेशा गलत होता है। डीकपल तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि और इसके ऊपर हम बाद में शायद डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बड़ा ऑर्थोडॉक्सी और कंजर्वेटिवली देश की इकोनॉमी को मैनेज किया है। उसकी वजह से जो एक अननेसेसरी इमर्जिंग मार्केट को कॉस्ट देना पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते, वो बुरी कंडीशन होने के बाद में भी हम ठीक ठाक से बिहेव कर रहे हैं। तो गुनगुने हैं हम, मतलब बहुत गर्म भी नहीं होने का कि 18-19 हजार की निफ्टी पे हम बहुत खुश हो जाते हैं और 14-15 हजार होने पे बहुत दुखी हो जाते हैं। गुनगुना है और वो वही रहेगा अभी काफी टाइम तक। गुनगुना है और वहीं रहेगा काफ़ी टाइम तक। मनीष शर्मा जी, पीएचडी सीसीआई वाले, सर क्या जिस तरह की गलतियां यूके में कर रहे हैं लोग, अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया, वो एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। उसके कंपैरिजन में आप भारत में देखिए तो बहुत ही सधा हुआ अप्रोच है। शर्मा सर, आपसे मेरा सवाल है। जी मैं डॉक्टर एसपी शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी। तो तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की कि यूके ने जो 2-3 दिन पहले अनाउंस किया, वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक एक उनका स्टेटमेंट है। और जो डीप कपलिंग की बात हुई है, और तीसरा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई है, जो पॉलिसी रेट बढ़े हैं, तो मैं सहमत हूँ। क्योंकि एक तो फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट डिकपल्ड। अगर हम डिकपल होते तो हम रेट इंक्रीज नहीं करते, और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। वी आर सिंक्रोनाइजिंग आवर पॉलिसी रेट्स विद दी वर्ल्ड इकोनॉमीज़, क्योंकि यूएस फेड मूव बहुत ही तेज़ी से अग्रेसिव मूव ले रहा है, तो हमें भी अपना पॉलिसी रेट इंक्रीज़ करना पड़ा है, सो दैट कि एक जो पैरिटी है, जो एक इंटरेस्ट रेट में, नहीं तो जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो काफ़ी एक डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं, जिससे कि कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो हमें एक बैलेंस बनाने के लिए जो बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप है जो आरबीआई ने लिया है, जो कि भले ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं, खाली एक जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए भी आरबीआई को ये करना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा ऑलरेडी पीक कर चुका है। इन्फ्लेशन हमारा अप्रैल मई में पीक कर चुका है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 7.9 से गिर के 7% के आसपास है, और आने वाले टाइम में और सबसाइड होगा और सॉफ्टन होगा, क्योंकि जो ग्लोबल कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल डिमांड कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जो ग्लोबल इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो काफ़ी डिसलिरेट कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपने यूके की बात की, वो एक आश्चर्यजनक है। उससे एक डिस्पैरिटी, असल में वो डिकपल हुआ है। जो एक तरफ तो टाइटनिंग की बात है, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि मनी एक्सपेंशन कैसे हो सकता है कि अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें अभी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी उथल पुथल है कि एक हर एक कंट्री जो है वो अपना एक इकोनॉमिक मॉडल के किस तरीके से मैं आगे अपनी इकोनॉमी को कैसे रिजिविनेट कर सकता हूं और कैसे मैं उसको और स्ट्रेंथन कर सकता हूं। जहां तक बात है रिकवरी की,
तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ श्रोताओं ने बात की, अच्छा जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की है कि एक भारत में स्लो रिकवरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। भारत में बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें कि हमारा जीडीपी डिसलीरेट हुआ था 24%, हम अगले ही क्वार्टर में पॉजिटिव में आ गए थे। तो रिकवरी हमारी जो जुलाई 2020 से ही चालू हो गई थी। उसके बाद फिर हम रिकवर किए, धीरे धीरे हम पॉजिटिव ग्रोथ में आए, फिर 1-2% में आए। उसके बाद हमने सीधा ही अगले साल में लगभग कोई उसी क्वार्टर में 20% के ऊपर का ग्रोथ हासिल किया, और ओवरऑल जो ग्रोथ था वो 8% के आसपास था, 9% के आसपास था, 8.8%। तो हमने बहुत तेज़ी से रिकवरी की है। ये एक सराहनीय बात है कि सरकार ने जितने भी स्टेप्स लिए, जितने सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं अनाउंस की, उसकी वजह से हमें भरपूर लाभ हुआ और हम बहुत जल्दी रिकवर हुए और रिजिविनेट हुए। एक बहुत ही एक्सट्रीम लो से एक एक्सट्रीम हाई पर भी गए, हमने नया रिकॉर्ड भी बनाया हमने जीडीपी में। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारत का अभी का जो अभियान है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। आरबीआई ने जो अभी तक पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किए हैं, मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आरबीआई ने अभी 50 बेसिस पॉइंट से किया, इससे पहले 50 बेसिस पॉइंट से किया, उससे पहले 40 बेसिस पॉइंट से किया। जबकि दूसरी इकोनॉमीज़ ने बहुत तेज़ी से एग्रेसिव मूव लिए हैं, लेकिन उनका इन्फ्लेशन अभी भी पीक से नीचे नहीं आया है, खासकर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में। तो हमारा जो आरबीआई का मूव है बहुत ही सक्सेसफुल है। और आने वाले टाइम में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जो कैलिब्रेटेड पॉलिसी स्टेप्स हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे इकोनॉमी को रिजिविनेट और मजबूत करने के लिए, और हम जल्दी ही अपना जो ग्रोथ रेट है वो एक हायर ट्रैजेक्टरी में देखेंगे। जैसे कि आज मार्केट्स ने बिहेव किया है, मार्केट्स हमेशा आगे फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। मार्केट्स देखती हैं कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। हमारे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही भरपूर हैं। वी आर द लीडिंग इकोनॉमी, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द टॉप 10 लार्ज इकोनॉमीज। ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स वी आर ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि आरबीआई का जो आज का ये स्टेप है, दैट इज़ नॉट ओनली टू कंट्रोल और टेम द इन्फ्लेशन, दैट इज़ टू क्रिएट सिंक्रेनाइजेशन बिटवीन द ग्लोबल एनहेंस्ड पॉलिसी रेट्स इन दी पॉलिसी इन्वायरमेंट। तो ये कैलिब्रेटेड मूव है जो भारत के लिए बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल मायना सिद्ध होगा, और आने वाले टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को और भी सुदृढ़ कर पाएंगे। प्रोवाइडेड की कोई सरप्राइज नहीं आए जियोपॉलिटिकल या कोई एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो पाए। पीयूष खम्मटा सर, आप बिजनेस चलाते हैं और सीआईआई की कमेटी में भी हैं। जो बात गवर्नर साहब ने आज रखी, एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पेश की, और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हमारी करेंसी उतनी डिप्रिशिएट नहीं हुई जितना लोग चिल्लाते रोते हैं, क्योंकि बाकी जगहों में तो तबाही मची हुई है। क्या आप सहमत हैं गवर्नर साहब की उस कमेंट्री से? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये मेरे सब कलीगों ने भी पहले मेरे से बताया, उनसे भी सहमत हूँ कि हम लोग एक लकी पोजीशन में है कि इन स्पाइट ऑफ ये दो बड़ी चीजें हुई है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, एक ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन और कोविड, इसमें भी हम लोग ने हमारा जो ग्रोथ है उसको आगे ले गए, एंड वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसीलिए जो स्टेप लिए वो राइट स्टेप लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं फुल एग्रीमेंट में हूँ। पर हमको ये अभी एक अपॉर्चुनिटी की बात करनी है कि जो एक बहुत सी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि जो अल्टीमेटली है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की। कोई पहले तो कोई 80 क्रॉस नहीं होगा, अब 82-85 की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से और बढ़ सकता है। और ये बढ़ने के कारण है कि दो कारण है, एक तो ऑब्वियसली डीवैल्यूएशन से फायदा होगा, नंबर टू आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज, और इंडिया एक इसमें बहुत उभर के आया है। गवर्नमेंट की जो पीएलआई की स्कीमें हैं वो काफी कंपनियों ने ली है, और पीएलआई की स्कीमें आ रही है बड़ी बड़ी, और उसमें काफी एक्सपोर्ट में फायदा मिलेगा। सेकंड, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, उसके कारण क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट में रियलाइजेशन नहीं आ रहा था, लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम हो रही है। ऑफकोर्स पहले जितनी नहीं हो रही है प्री कोविड, पर पहले तो एकदम शूट आउट हो गई थी, वो थोड़ी कम होने आ रही है। पहले अमेरिका का कंटेनर $4000 लग गया था, वापस 2500 पे आ गया, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो मेरे हिसाब से इससे जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकता है, और ये इससे मेरे हिसाब से इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क आएगा। नंबर टू, जो गुड न्यूज आपने थोड़ा बताया एक लाइन में, पर मैं उस पर ज्यादा गौर करना चाहूंगा, वो है रूरल डिमांड और रूरल ग्रोथ। मेरा मानना है मॉनसून बहुत अच्छा रहा है, और ये अच्छे मॉनसून के कारण ये रूरल ग्रोथ बढ़ेगा, और एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ अ फेब्यूलस दिवाली। आज हमारी कंपनी में लोग बात कर रहे हैं, सब दिवाली आ रही है, बहुत माल जाएगा, और एक्चुअली मार्केट में जाओ तो एक डिमांड है, एक पेंट अप डिमांड जो पहले थी वो वापस आ रही है। लोगों को ये दिवाली में स्पेंड करना है, आप होटल देख लो, रेस्टोरेंट देख लो, गिफ्ट देख लो, ड्यूरेबल देख लो, गाड़ी देख लो, गाड़ियों के बुकिंग देख लो, कोई भी माल बिक रहा है,
और इससे कारण भी वापस रियल ग्रोथ इसको बोलता हूँ, ये पेपर ग्रोथ नहीं है, ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, ये रियल ग्रोथ है। रूरल में भी, सेमी अर्बन में भी और मेन अर्बन में भी, सब जगह ये रियल ग्रोथ मेरे को दिख रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खाली पेपर वाला खेल नहीं है। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, एक्चुअल कंजम्पशन डिमांड है। और तीसरी चीज पे मैं आ जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ने एक जो कदम लिए है मेक इन इंडिया, कि हम लोग स्वदेशी की तरफ को जोर दे रहे हैं। उससे फायदा ये हो रहा है कि काफी चीजों में खुद देख रहा हूँ, रॉ मटेरियल इंडिया में कभी बनते नहीं थे, वो बनने चालू हो गए। उससे कारण क्या होगा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, ऑयल हमारे हाथ में नहीं है, तो जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, जिसके कारण मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिव ये है, वो धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। जैसे हम कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे भी इंपोर्ट में फर्क हो रहा है। आप देखो आजकल एवरेज आदमी भी ईवी गाड़ी की तरफ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्वदेशीता कहो कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, उसका जो डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, इससे भी मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को और उसको फायदा पहुंचेगा। और ये जो आरबीआई का स्टैंड है, वो बहुत बहुत व्हाट आई कॉल मैच्योर है। और इन्होंने ना कोई पॉपुलिस्टिक मूव लिए है गवर्नमेंट ने, कोई इतने, ना आरबीआई ने भी ऐसा कोई काम किया। दे आर डूइंग एग्जैक्टली एज पर द टेक्स्ट बुक। और इसीलिए मैं आरबीआई गवर्नर को भी कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और गवर्नमेंट को भी कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अभी मैं श्रीलंका होकर आया हूँ, वहां पॉपुलिस्टिक काम कर दिया, आज वहां 24% ब्याज का रेट हो गया, 24%। हम लोग 6-7 की टके की बात करें, 24%। और करेंसी की क्या बात करें हम लोग, करेंसी तो कैसी होगी, 50% डिवैल्यू। और हमारे सामने सुपरमार्केट में मैं पहुंचा, जो प्रोडक्ट 150 रुपए का था वो आज 250 हो गया है। अगर वही शेल्फ पे, अगर 6 महीना पहला प्रोडक्ट देखोगे आप, जनवरी फरवरी में मैन्युफैक्चर्ड का, उसका 150 रुपए भाव था। वही प्रोडक्ट आज हम देखेंगे तो उसका भाव 250 हो गया है। और यही काफी कंट्री में हो रहा है, पाकिस्तान है, मैं तो कहता हूँ डेवलप कंट्री में भी हो रहा है। इन्फ्लेशन जो यूरोप में है वो ऐसा कभी कभी उन्होंने देखा भी नहीं जी, ब्रिटेन में देखा नहीं है। तो इस सब के सामने जब हम इंडिया को देखते हैं तो वी आर लाइक ओएसिस। वो डेजर्ट में ओएसिस होता है ना, आदमी ओएसिस ढूंढता है डेजर्ट में, कभी कहाँ है। तो आई थिंक पीपल आर क्वाइट हैप्पी। एक्चुअली हमारा तो थोड़ा फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है in the recent times. I think we are better off than most of the economies. और ये जो 3 चीज मैंने बताई, इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो we will be still better off. और मेरे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एनर्जी क्राइसिस कुछ ज्यादा होगा। और मेरे हिसाब से मैं वॉर के भी काफी मेरे हिसाब से अभी एक पॉजिटिव मूड आ रहा है ओवर क्लोजिंग दिस होल यूक्रेन थिंग। तो उसके कारण वापस एनर्जी का कॉस्ट भी कमी हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड, और हमारा 7% को भूल जाओ, वी आर ऑलमोस्ट शुड बी प्लानिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन माय माइंड। एंड डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया का डेफिनेटली पॉसिबल है। आप सही कह रहे हैं। दूसरे देशों में आप देखिए ना, यूएस में तो, यूके में तो डिजास्टर है, जर्मनी में बिल्कुल डिजास्टर स्थिति है वहाँ पे इन्फ्लेशन की। और की हम लोग तो फिर भी काफ़ी बेटर सिचुएशन में। शुभमन सर, हमने आज सुबह स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की थी पॉलिसी के संदर्भ में, तो मैंने उनसे ऐसे क्रिटिकली सवाल पूछा था कि अभी कुछ दिनों से ब्याज दरें बहुत बढ़ गई हैं, थोड़ी सी मंदी उंदी की बातें होने लगी हैं, तो क्या जो लोन ग्रोथ है, जो रिटेल वाली बहुत तेज़ी से चल रही थी, ख़ासतौर पे उसमें रियल एस्टेट होम लोन वाली, उसमें कुछ दिक्कत आई है क्या, या आपको शुरुआती दिखने लगा है? तो बोले देखा नहीं, उल्टा बढ़ गया है, 18% की ग्रोथ अभी भी चल रही है, जबकि होम लोन काफ़ी बढ़ गया पिछले कुछ दिनों में। और कॉर्पोरेट ग्रोथ भी जो पहले नहीं थी अब वो पिकअप हो गई, और ओवरऑल 9 सितंबर के जो फोर्टनाइटली नंबर्स थे उसमें 16% की क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है। तो जो पिरू सर कह रहे हैं कि ये कागजी ग्रोथ नहीं है, एक्चुअली ग्राउंड पे है, आप सहमत हैं इससे? तो आपके अभी डिस्कशन के साथ साथ एक टिकट चल रहा था यहीं पे कि निवेश के रेट में कमी आई है। सबसे चारों तरफ में अभी जब नीरज जी हम जब पूरा चीज देखते हैं तो सबसे बड़ा मिसिंग मेट्रिक इस वक्त है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें अभी भी जिस तरह की मूवमेंट जरूरत है वो मूवमेंट अभी भी नहीं। और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ये कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए बना हुआ है कि जैसे मैं भी बहुत गौर से सबका बात सुन रहा था, बाकी सारे मेट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी यूटिलाइजेशन रेट बढ़ रहा है। और मैं 3 डेटा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा आरबीआई रेपो रेट के साथ। एक है कि कल जो गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल पोजीशन अनाउंस किया है, उसमें साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग का जितना प्लान था उससे कम बोरोइंग की प्लान किए हैं। यानी कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल हाउस को मेंटेन करके चला रहे। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो अन्य योजना के तहत देना है, उसके बावजूद भी एक गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल पोजीशन को कंट्रोल में रखा। दूसरी तरफ जैसा आपने आज
कहा कि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बता रहे थे कि एसबीआई की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ फॉर कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी नहीं उस लेवल में बढ़ रहा है जितना हमें अपेक्षित है। और ये इसलिए कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अगर ना बढ़े तो हम जो स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में, हमारे गुड इंपोर्ट्स में, यानी कि नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में, उसमें जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स नहीं आएंगे जस्ट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से। सो ये मेरा एक कंसर्न है। बट अगर मैं उल्टे तरफ देखूं तो इंडियन इकोनॉमी में अभी तक मैं सहमत हूं, अभी जो कमेंट्स शर्मा जी ने किया, मिस्टर खम्बटा जी ने किया, मैं उससे सहमत हूं कि इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग लाइक एन ओएसिस। मेरा कंसर्न है नीरज जी कि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से जितने सारे शॉक्स आ रहे हैं उन शॉक्स में सबसे बड़ा शॉक अभी आने वाला है, वो है यूके में जो उथल पुथल हुआ है। हार्ड करेंसी में पिछले 100 साल में कभी भी इस तरह का कोई भी क्राइसिस नहीं आया है जहां पे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है हार्ड करेंसी। ये बहुत बड़ी चीज है। आप अभी सही कह रहे थे कि फर्दर शॉक्स कोई अगर ना आए तो फर्दर शॉक्स में मैं इसको सबसे बड़ा शॉक का जरिया मानता हूँ। रशियन एनर्जी क्राइसिस, चाइना यूएस वॉर लाइक स्टैंस, उससे कहीं ज्यादा है इफ देयर इज ए रन ऑन ब्रिटिश पाउंड। 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कि हम 2 हफ्ते तक ऑल द डेट जितने भी आता है उसको हम बाई बैक करेंगे। 2 हफ्ता कितना दिन होता है? 2 हफ्ता जस्ट 2 हफ्ता ही होता है। उसके बाद तो इन यूथ की इकोनॉमी में क्या झमेला अभी आएगा वो हमें इसका अंदेशा ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ज्यादा अफेक्टेड होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अमंग द शॉक्स दैट इज कमिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें सबसे बड़ा शॉक अभी भी नहीं आया है और वो आने वाला है टू यूके की वजह से। और इस कंडीशन में आरबीआई ने आज जो पोजीशन लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल पोजीशन को मैं उसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। इन दोनों का अगर हम देखें तो इट इज अ वेरी करेजियस एंड अ वेरी प्रैक्टिकल स्टैंड, क्योंकि इस वक्त दोनों ही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, वॉट एवर इट टेक्स। पहली बारी उन्होंने अगस्त में बोला था, इस बारी उन्होंने नहीं कहा है वो शब्द, वो वर्ड, बट द वर्ड उन्होंने जो यूज किया है, और मैं वर्बटिम कोट कर रहा हूं कि सेंट्रल बैंक्स आर चार्टिंग न्यू टेरिटरी विद एग्रेसिव रेट हाइक्स, even if it entails sacrificing growth in the near term, even if it entails sacrificing growth। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है स्टेटमेंट है। आरबीआई गवर्नर पूरी तरह से वाकिफ है कि रिस्क कहाँ से आ रहा है और उस रिस्क को हैंडल करने के लिए इन्फ्लेशन पर काबू लाना सबसे बड़ा जरूरत है इस वक्त। और चूंकि I would say for some time private sector has missed the bus in terms of investment possibilities, इस वक्त इसीलिए आरबीआई के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो फैला दे, अभी लिक्विडिटी कंडीशंस को ईज रखे कि इंडस्ट्री आके लोन ले। दैट विंडो मोर और लेस क्लोज हो रहा है। अभी इन्फ्लेशन को दबाव कंट्रोल में लाना है, और इन्फ्लेशन के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उनका जो डेटा है उससे साफ जाहिर है कि इन्फ्लेशन बिलो 6% आएगा ओनली इन द लास्ट क्वार्टर, यानी कि FY23 का आखिरी क्वार्टर में। तो इस कंडीशन में जाके मुझे लगता है नॉट ओनली आज का आरबीआई का स्टेप जरूरी था, बट ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है कि अभी क्या होने वाला है उस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाए हैं, और ये बहुत ही जरूरी था। और अभी हमें इन्फ्लेशन को ही काबू में लाना है, वजह ये कि ग्रोथ पर हम तो कोशिश करें। सुमित, क्या इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है क्या इंडिया का भी? जी, क्या इंडिया का इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं, इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और पूरा स्टेप्स दोनों तरफ से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दोनों तरफ से जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो काबिल तारीफ है और ये चलना चाहिए। बिकॉज अभी इस वक्त ग्रोथ के लिए उनके पास स्लैक नहीं है, और खासकर मैंने यूके वाला जो रिस्क बताया, आप अभी सिर्फ हमने अभी देखा ही नहीं है। मेरे हिसाब से दिस इज अ मच बिगर रिस्क टू द वर्ल्ड इकोनॉमी देन इससे पहले अभी तक इस पहले 2 साल में
इतने सारे जो चीज हुआ है उसके उनके उनके कंपैरिजन, हार्ड करेंसी में आज तक किसी करेंसी पे रन नहीं हुआ है, और ये कितना बड़ा रिस्क है इसका हम आंकड़ा भी अभी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वेट एंड वॉच एंड प्रे। एग्जैक्टली, ये तो चूंकि जब जिस दिन ये फैसला लिया गया तो ऐसा लगा कि उनकी सरकार ने अपने सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट में यू टर्न ले लिया, जब उन्होंने टैक्स कट भी किया उसके बाद फिर बैंक ने अगले दिन कर दिया और फिर उन्हीं के यहाँ के इकोनॉमिस्ट इसकी क्रिटिसाइज भी करने लगे। ये तो बहुत ही अजीब सी एक स्थिति हुई थी। फिर सर आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे बीच में? इंटरवीन का आंसर उन्होंने दे दिया कि इंडिया का इन्फ्लेशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल। और ये सेकंड चीज कि ये जो आरबीआई का पॉलिसी स्टेंस खाली इन्फ्लेशन के लिए नहीं है, बिकॉज जबकि वर्ल्ड की बैंक जब रेट का बॉन्ड के और सबके अगर बढ़ा रही है तो इंडिया को भी एक मैच करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और मेरा ये नहीं मानना कि इसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन कट है। इन्फ्लेशन का काफी जो हमारा फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चीज है कि जो इज ऑल्सो डिपेंडेंट, जो मैंने पहले बताया, ऑन मॉनसून एंड दिस फैक्टर्स। और अभी तो फूड इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से कम होने वाला है। तो मैं तो उनसे अग्री करता हूँ कि ये अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंडिया का एक आज मेरे हिसाब से बाकी कंट्रियों से ज्यादा कंट्रोल में है टू दैट एक्सटेंट। ओके, मनीष डांगी सर, ये जो बात अभी सुमिता ने कही कि यूके एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है जो वहाँ पे हो रहा है, इस पर अगर आप और थोड़ी रोशनी डाल सके और अगर इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो। नीरज, एक्चुअली एक स्टेप पहले कि जो इंडिया ने जो सबसे अच्छा किया है और उसको हमको जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए वो प्रिसाइसली ऑपोजिट है कंसेंसस व्यू के, कि हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है या हमने बहुत तेजी से रिकवर किया है। हमने वो नहीं किया है, उसकी वजह से आज हम यूके वाले सेटअप में नहीं है। हमारा आज रूरल इंडिया का वेज ग्रोथ 3 साल बैक टू बैक बुरा है और अभी भी 4% पे है। नॉन एग्री टू व्हीलर जो है अभी भी 3 साल पहले से 14% कम बिक रहे हैं। आईआईपी बेयरली ऊपर है। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारे पॉलिसी मेकर्स ने न्यू दिल्ली और मिंट स्ट्रीट दोनों ने मिलकर के अंडर स्टिमुलेट किया, और अब आरबीआई ने पिछले 6 महीनों में बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। अगर आप 3.35 के रिवर्स रेपो से आज के 5.90 तक लेके तो प्री कोविड से ऊपर चले गए। सॉरी, प्री कोविड से ऊपर चले गए थोड़े से। हाँ, मतलब लेकिन हमने टोटल डेल्टा जो है नीरज इंटरेस्ट रेट का मूव का, आप किसी भी इमर्जिंग मार्केट के काउंटर पार्ट्स को देख लो, उससे बड़ा मूव किया आउटसाइड ऑफ रशिया एंड टर्की, है ना। तो बिकॉज हमने अंडर स्टिमुलेट किया है और बड़े तेजी से ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश की है, उसकी वजह से आज जो यूके में प्ले आउट हो रहा है वो हमारे यहाँ प्ले आउट नहीं हो रहा है। आज यूके में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने एक इम्पॉसिबल डुअलिटी को प्ले करने की कोशिश की कि जब इन्फ्लेशन है उस वक्त फिस्कल लार्जेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, टैक्स कट्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ऑफकोर्स उनकी करेंसी में रन आ गया। अब क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है तो वो उनकी करेंसी पे रन कन्वर्ट होता है इंटरेस्ट रेट हाइक में। लेकिन अगर सेम चीज अगर इमर्जिंग मार्केट में होता है, जैसे हमारे यहाँ अगर हो जाए, तो वो क्रेडिट क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 2013 में टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में इंक्लूडिंग इंडिया में हमने देखा था। तो मेरे ख्याल से जो सेलिब्रेट करने की बात है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने 2013 से एक बहुत बड़ा लर्निंग लिया है कि जब ग्लोबल मैक्रो खराब हो जाए तो उस वक्त अपना कई बार बात हुआ है कि आप दुबक के बैठे रहो, कुछ मत करो, रेस्ट्रेन करो, ग्रोथ की फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो सेलिब्रेटरी टोन्स है कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं वो गलत है। हमने नदी को मतलब बांधा है, मतलब ऐसा बाढ़ जैसा ग्रोथ नहीं हुआ है। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर। अरे आपकी बात से मुझे एक ऐड याद आ रहा है कि एक चॉकलेट का ऐड आता है जिसमें वो लड़का मदद नहीं करता, तो उसको ये कहा था कि कुछ ना करना भी कई बार अच्छा होता है, कि आप कुछ नहीं किया, आपने बहुत तो ठीक किया आपने। इसलिए यूके जैसी स्थिति जो बनी है वो नहीं होती कि आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब आपको लूज मोशन हो रहे हैं और आपके फूड पॉइजनिंग हो गया, तो थोड़ा भूखे रह लिए हम लोग, ये आप कहना चाह रहे हैं। टक्कर सर, जो बात जो कंसर्न अभी सुमोदा ने कही या मनीष कह रहे हैं कि ये एक बड़ी रिस्क हो सकती है, लेकिन हमने कुछ कम किया तो आज हमारे वो बेनिफिट में खड़ा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आगे जाते हुए हमारे सामने अपने डोमेस्टिक लेवल पे कंसर्न है, जैसे गवर्नर साहब ने भी रखा, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि एक फूड इन्फ्लेशन का चैलेंज हमारे पास हो सकता है आगे जाते हुए? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो पिछले जो 1 साल में जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन एक मेजर रहा है इशू, कोई डाउट नहीं है। और आज गवर्नर साहब ने भी उस पर एम्फेसिस दिया है। तो ये फूड इन्फ्लेशन, लेकिन अभी मैं स्टिल कहूंगा कि कंट्रोल में है ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए।
तो अगर ये कुछ ज्यादा बढ़ता है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट अभी जिस लेवल पे है और जो रिजर्व बैंक ने ये स्टेप्स लिए हैं और जो उम्मीद की जा रही है कि अभी ये कंट्रोल में आ जाएगा, इन द सेंस कि और आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा शायद कम ही होगा। तो अगर ये हम वो कर पाते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी इकोनॉमी की जो ये इन्फ्लेशन का जो एक मेजर इशू है, जो कि पूरी वर्ल्ड जिसको फेस कर रही है, उसको काफी अच्छी तरह हमने झेला भी है और फ्यूचर में भी उसको झेल पाए। तो मेरा अपना मानना ये है कि फूड इन्फ्लेशन कंसर्न है, रहेगा। अगले आई थिंक 6 महीने इसके लिए क्रूशल रहेंगे और होपफुली अभी जो इस बार मानसून भी ठीक रहा है और जो खरीफ की फसल है वो भी ठीक आएगी, तो उसको मद्देनजर देखते हुए होपफुली आई थिंक कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर बढ़ती है तो इट विल डेफिनेटली बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। वो हमारी एक ग्रोथ को या फ्यूचर जो हमारे जितने प्रोजेक्शंस हैं उसको अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आगे महंगाई कैसे और हमारे यहाँ बढ़ सकती है। जैसे एक तो एनर्जी प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस रिवाइज होंगे, कम से कम 30, 35, 40% तक के प्रेडिक्शंस तो अभी से हैं। इसके साथ ही जो क्रूड है वो तो हाई लेवल पे चल ही रहा है। गवर्नर साहब खुद कह रहे थे अगर ये सस्टेन कर गया इसी लेवल पे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। दूसरा, आप देखिए अभी एक छोटा सा ही कदम हुआ लेकिन उसका असर बड़ा होगा कि रेलवे ने पीक सीजन पे सरचार्ज लगा दिया 15% का। कोक छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए। 15% काफ़ी बड़ी है, पिछले बार प्री कोविड 12% थी, इस बार 15% सीधे उसमें लगाया गया है। फूड प्राइसेस एलिवेटेड हैं, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि अभी 2-3 महीने और एलिवेटेड रहेंगे, राइस वगैरह ये सब चीज़ें, और सरकार ने 3 महीने के लिए अपनी वो फ्री स्कीम को कंटिन्यू करा दिया है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो इन्फ्लेशनरी मूव्स ले रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको ग्राउंड चेक बताऊं तो जो रिसेंटली चंडीगढ़ की बैठक में जीएसटी कई चीज़ों पे बढ़ाई गई थी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों पे भी जीएसटी बढ़ा दी गई जिससे रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आ गया। जैसे ब्रिकफील्ड पे बहुत जीएसटी लगा दी गई और उसको एनालाइज करके काफ़ी लगा दिया गया, तो यूपी वगैरह पे तो हड़ताल पे चले गए हैं सारे लोग। तो क्या ये एक आशंका, मेरी शर्मा जी आपसे सवाल है, सही है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं जो सुलग रहे हैं, वो कभी भी बड़े हो सकते हैं और फिर हमको लगेगा अचानक से अरे यहाँ तो मिस कर गए, ध्यान ही नहीं दिया था? देखिए, मैं आपके जो कंसर्न है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्लेन कंसर्न है जो आपने रखे हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी और भी धारणाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपने प्रयत्न किए हैं और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रयत्न किए हैं, जो कि एक्साइज ड्यूटीज को रैशनलाइज किया था। तो इन्फ्लेशन अपना पीक कर चुका है, इन्फ्लेशन अप्रैल और मई में पीक कर चुका है, जो मैंने पहले भी बताया। और अभी आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और डिसेलिरेट होगा, क्योंकि एक तो बेस इफेक्ट है जो वो फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि पहले क्या था कि जो 20 और 21 का जो लो बेस इफेक्ट था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आगे वापस बहुत ही हायर ट्रैजेक्टरी में चला गया, जो कि एक तो डिमांड भी वापस रिजुविनेट हुई और दूसरा उसको लो बेस इफेक्ट मिला। अभी जो लो बेस इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया है, बेस हाई हो गया है, तो इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में इतने हायर रेट पे नहीं सस्टेन कर पाएगा। ये बात तय है कि इन्फ्लेशन को आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक और सॉफ्टन होके एक नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आ जाना है। ये बात जो है हमारा मानना है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो फ्री जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है, वो भी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि जिससे इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसे जो फ्री बांटने का मतलब है कि आप प्राइसलेस लोगों को दे रहे हैं, तो वो सरकार के पास अपने भंडार है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि परचेज करते हुए प्राइसेस और ऊपर चले जाएंगे तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाएगा। और तीसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम बात डिमांड की करते हैं, डिमांड के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि जी प्राइसेस, जो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, फिर भी जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से है रियल एस्टेट में, या फिर और जो जैसे हम व्हीकल्स में देखें, तो उसका कारण ये है कि लोगों में एक वापस कॉन्फिडेंस का माहौल बना है। क्योंकि डिमांड हमेशा लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं होती है, डिमांड के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो 2 साल से डिमांड रुकी हुई थी अनसर्टेनिटी की वजह से, जिसमें लोग बिल्कुल ये सोच नहीं पा रहे थे कि आने वाले टाइम में कोविड कब जाके ख़त्म होगा, क्या वापस जो
जॉब मार्केट है वो सस्टेन कर पाएगी, क्या जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, क्या जो बिजनेस एक्टिविटी है वो वापस फुल स्विंग में आएगी। तो सब चीज़ें अब जो कन्फ्यूजन्स थे, जो अनसर्टेनिटी थी, वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बना है। डिस्पाइट द हाई रेट्स दे आर परचेजिंग द व्हीकल्स, दे आर परचेजिंग द हाउसेज। अभी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आगे नहीं आया है, क्योंकि अभी वो लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं है, वो सेंटीमेंट ड्रिवन हो गई है चीज़। और लोगों का ये रुझान काफ़ी देर तक बना रहेगा। जिनके जो अटके हुए थे, जो घर खरीदने से, कार खरीदने से, व्हीकल खरीदने से, वो अभी वापस अपना उसी ट्राजेक्टरी में अपनी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खरीद रहे हैं। और तीसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्टिव है, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनली भी हमें दिखाई देगा। भले ही एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में कुछ अभी कमी है कि वो अपना इन्फ्लेशन पीक से नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने उसको बहुत अच्छे से टेम किया है। हम पीक से काफ़ी नीचे आ गए हैं, आने वाले टाइम में और डिसलीरेट करेंगे। और आगे का पॉइंट है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी कैसे मूव करेगी। वी विल रिमेन इन दी हायर ट्रैजेक्टरी, क्योंकि हमारी जो सरकार की रिफॉर्म्स की हैं वो अभी उनका भरपूर नतीजा तो आना बाकी है। हमें तो पहले ही इन्फ्लेशन ने घेर लिया। जैसे ही हम वापस एक हायर ट्रैजेक्टरी की तरफ गए तो अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया और हमारे जो प्लान्स थे वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गए। हमारी जो डिमांड है उस तरीके से नहीं उभरी है जो होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रिफॉर्म सरकार ने की है उनके अभी भरपूर नतीजे आने बाकी हैं और हमारी जो ग्रोथ है और एस्केलेट होगी। हम ये नॉर्मल कंडीशंस होते ही जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा और सॉफ्टन होगा और ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से और स्टेबलाइज होगी तो हम आगे एक डबल डिजिट ग्रोथ में जाने की चेष्टा रखते हैं आने वाले जो वित्त वर्ष है या उसके आसपास। तो हमारा जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से रिजिविनेट होगा। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो सरकार ने उनके लिए बहुत रिफॉर्म्स की हैं, वो अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं। अगर उनके हम ग्रोथ रेट से देखें, डिस्पाइट दी ग्लोबल हेडविंड्स, डिस्पाइट दी सो मेनी प्रॉब्लम्स, दे आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। उनका जो आगे जो बिजनेस सेंटीमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है। जो हमारे पास इंडस्ट्री बॉडी में जो अनुमान आते हैं, जैसे कि हमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज के जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो मीडियम साइज कंपनीज हैं, वो बताते हैं कि उनके लिए अभी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं आगे व्यापार करने के। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनसे वो कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि आपने देखा होगा एक्सपोर्ट फिगर भले बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं और हमारा अनुमान है कि इस साल भी हम बड़े अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, भले ही बहुत सारे हेडविंड्स अभी हम देख रहे हैं। जी, तो ये एक मनीष शर्मा जी तस्वीर रख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन दो और सवाल मेरे मन में आते हैं। एक तो ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराना चाहूँगा आप लोगों से एक ब्रेक के बाद कि कुछ कुछ पॉकेट में तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ के साइंस दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल ठंडक दिखती है। दूसरा एक जो रुपया है उसके बारे में लोग बड़े अनुमान अटकल लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि रुपये का पीक कहीं पे बनता हुआ दिख रहा है क्या, क्योंकि बहुत तेज़ी से कुछ समय में डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। खास चर्चा हो रही है आज आरबीआई पॉलिसी के बाद स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे और आगे के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं और क्या ईज हो सकती है हमारी लाइफ में। सुमेधा, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए हमारे दर्शकों के लिए। कार वार की डिमांड देखिए तो गजब की है। मतलब इंडस्ट्री वाइड हमने पूछा था मारुति के ईडी से, तो उन्होंने बताया कि 8.5 लाख गाड़ियाँ बुक हैं, 4.5 तो उनकी अकेले की हैं। और ये बात सही भी है। आप देखिए कारों की बुकिंग ज़बरदस्त है, स्पेंडिंग है। मार्केट में आप जाइए तो बहुत सारे प्रीमियम सेगमेंट की दुकान में भीड़ लगी रहती है, बिक रहा है माल, नंबर्स में भी वो दिखते रहते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा रूरल सेगमेंट में, मास सेगमेंट के प्रोडक्ट में जाइए तो वहाँ कम डिमांड दिखती है। कहीं कहीं पे रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं कहीं पे नहीं अच्छा कर रहा है। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाइए कि ये जो डिमांड में बड़ा अनइवन सा हमें दिखता है उसकी तस्वीर क्या है। बिल्कुल नीरज जी, एक चीज आप देखेंगे, हम बहुत बड़ी अखबारों में वगैरह में कहा जाता है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब ये होता है कि कुछ सेगमेंट में जो आप कह रहे हैं वहां पे सुधार काफी जोर से हो रहा है, लेकिन कई सेगमेंट्स में कंडीशन बदतर बनता जा रहा है। और ये खासकर रूरल अर्बन के हिसाब से समझा नहीं जा सकता है। हम अगर छोटे शहरों की बात करें तो हम ज्यादा समझेंगे इसको। छोटे शहरों में कंजम्पशन उन चीजों की है जिनकी प्रोडक्ट्स कम वैल्यू के होते हैं, जिनके दाम कम होते हैं, और उनकी खरीदारी में क्या
ट्रेंड है। आप देख, जैसे आपने सही कहा अभी कि अपर का जिससे कहते हैं अपर एंड ऑफ द मार्केट में चीजें जो हैं उनके लिए जोरदार प्रेशर है, जोरदार डिमांड है, लेकिन उन्हीं चीजों के जो इक्विवेलेंट जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें वो प्रेशर, उनमें वो डिमांड का वो हलचल नहीं दिख रहा है। यानी कि मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, इसमें रूरल और अर्बन का मैं फिर से कह रहा हूँ कि उस डिफरेंस को हम उसमें ना लाए, क्योंकि रूरल में भी बहुत सारे हैं जो अपर इनकम ग्रुप में हो जाते हैं। हम अगर बड़े शहर छोटे शहर के मोटा मोटी अगर इस हिसाब से देखें तो हम ज्यादा समझेंगे कि छोटे शहरों में इनकम लेवल में जो चोट आया था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बंद होने से, कोविड में चलते हुए बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से वगैरह वगैरह, उसकी इफेक्ट अभी भी इकोनॉमी से गया नहीं है। और इसमें इन तबके के लोगों के लिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनके ज्यादातर एक्सपेंडिचर उन चीजों पे होता है जिन पर वो खर्च कर नहीं सकते हैं। कैसे चीजें? एजुकेशन, फूड, हॉस्पिटल बिल्स, इन सब में खर्च कम होने का गुंजाइश नहीं है, तो बाकी चीजों पे वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं 2 व्हीलर्स की डिमांड या उस तरह के इक्विवेलेंट चीजों की जो डिमांड है उसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, और यही है प्रॉब्लम अभी इंडियन इकोनॉमी में। मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि इकोनॉमी में ग्रोथ आया है, लेकिन गवर्नमेंट, आरबीआई, इन सब का कंसर्न इस चीजों पे है कि जो मिडिल लेवल है यहाँ पर ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो आने में समय लगे, और उस समय में और उस पीरियड में अगर ग्रोथ के अगर इन्फ्लेशन का अगर वार रहे तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाता है। खासकर आप अगर ये देखें कि इस वक्त इन्फ्लेशन की हम जब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि कोर इन्फ्लेशन की फूड इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन में कंट्रोल की वजह से काफी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन साथ में अगर हम देखें कोर इन्फ्लेशन में भी कोई वृद्धि कुछ कम नहीं हुई है। एवरेज में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कोर इन्फ्लेशन यानी कि इंडस्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चर्ड चीज जिसका कंजम्पशन छोटे शहरों में ज्यादा होता है, उन चीजों में 6.4% इन्फ्लेशन रेट रहा है, और ये कुछ खास उतरा नहीं है, अभी भी 6.1% लेटेस्ट डेटा दिखा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसमें जो परचेजिंग पावर है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जा रहा है लोगों के ऊपर, वो काफी अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता का विषय किस लिए बना हुआ है? क्योंकि वेजेस उस तुलनामूलक हिसाब से अब बहुत आगे नहीं बढ़ा है, या एम्प्लॉयमेंट में भी उस तरह का विस्तार नहीं हुआ है। तो दोनों चीजों को अगर हम साथ में मिलाकर देखें तो आप देखेंगे कि वेज का जो आपने मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स में अभी भी वीकनेस है, और इसी वीकनेस को ही बोथ गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ वेरी अच्छी तरह से बोथ गवर्नमेंट एंड आरबीआई इस पर काफी स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी सुमिता, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है ना, इस पे एक राय मैं शर्मा जी की, चूँकि आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के चैम्बर में काम करते हैं सर, आईटी इंडस्ट्री जिसने कोविड के दौरान ज़बरदस्त तरीके से हायरिंग की थी, अब वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रीज़ है पिछले 1-2 महीने से, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे भी कोई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लेटेस्ट वो क्लोज टू 8% है, यानी 1 साल के हाइस के आसपास है वो। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे, हालांकि इसके कॉन्ट्रेरी डेटा आता है, वो जो पीएफ वाला डेटा आता है उसमें बड़ी भारी संख्या दिखाई पड़ती है कि खूब जॉब क्रिएशन हो रहा है। तो जैसे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जल्दी जल्दी लोगों की भर्तियाँ होती रहती हैं, कई बार गिग वर्कर्स भी वहाँ जाते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट वाले फ्रंट पे थोड़ा पिछड़ रहे हैं क्या? जी, आपका सवाल मेरे से है क्या? जी जी डॉक्टर साहब, आपसे ही। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि थोड़ा स्टॉप स्टार्ट की पोजीशन रही थी पहले जब कोविड था, तो जिससे कि जैसे आपने ये भी बताया कि कई बिजनेस बहुत अच्छे से उभर रहे हैं और कुछ अभी भी थोड़ा ऐसा इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो एक स्मूथ ट्राजेक्ट्री है ग्रोथ की, वो अभी बाकी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड के जाते ही
हमें घेर लिया रशिया और यूक्रेन वॉर ने, जिसे जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं वो तेजी से आने वाले टाइम में बढ़ने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की अनसर्टेनिटी ने उसको इम्पैक्ट किया था। अभी वापस जिस तरीके से डिमांड उभर के आई है, जिस तरीके से अभी डिमांड में मान लीजिए ये व्हीकल का डिमांड है, रियल स्टेट में लोगों का घरों की तरफ रुझान बढ़ा है, तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो भी इम्प्रूव होगा और जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी और जो इन्फ्लेशन है वो आने वाले टाइम में सॉफ्टन होते ही और ज़्यादा आरबीआई के रेट स्टेबलाइज होते ही, रूपी का थोड़ा स्टेबल होते ही इकोनॉमी में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के और भी संसाधन बड़े भरपूर तरीके से पैदा हो पाएंगे। जी टक्कर सर, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या इसी सवाल को मैं एक और पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, इनकम नहीं बढ़ रही, हो सकता है जॉब बढ़ भी रहे हो तो? नहीं देखिए, एम्प्लॉयमेंट जो ये बात मेरे बाकी साथियों ने भी बोली, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न है। इनकम तो बढ़ रही है, मैं नहीं कहूंगा कि इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन वो खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही बढ़ रही है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी आती है, जब ग्रोथ आती है, तो जब तक, जैसे हम बोलते हैं कि और इंक्लूसिव जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तो उसका एक सस्टेनेबल लेवल नहीं आ पाता है इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर। तो वो अभी हमने जो एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ देते हैं, जिसमें अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोगों को जॉब मिलती हैं, और उससे ऑब्वियसली जब जॉब मिलेगी तो हर चीज की अपने आप ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होगी, हर चीज हिसाब से बढ़ती है। तो वो अभी हम स्टेज की अभी हमें शायद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है, उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कि कम कहें कि 2 या 3 महीने के अंदर इसका आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, उसके लिए शायद हमें अभी साल या शायद इवन उससे ज्यादा भी शायद इंतजार करना पड़े। तो ग्रोथ कंसर्न है मेरे हिसाब से, और उसको अभी ऑल दो स्टेप्स लिए गए हैं उसके डायरेक्शन में, लेकिन हमें अब इसको वेट करना पड़ेगा कि वो जो कि हम ऑल इंक्लूसिव जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो अभी कुछ समय लगेगा उसमें। फिरोज सर, आप लोग खूब नौकरियां दे रहे हैं क्या? मेरा ये मानना है, एटलीस्ट हमारे एरिया में तो नौकरी हमारे पास बहुत पड़ा है, वैकेंसी का लोग आ नहीं रहे। क्या और बात जो है, तो अभी भी अच्छी मैं खबर भाई मानता आपने। हूँ, और ये एक्चुअली स्पीकिंग जो लोग चले गए थे माइग्रेंट लेबर, वो भी वापस नहीं आ रहे हैं, और हमारे लड़के हैं वो खुद के धंधे चालू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई एफपीआई कर रहा है, उनको भी जल्दी काम नहीं करना है। तो ये ग्राउंड रियलिटी तो एटलीस्ट मेरे को तो ये दिख रही है। और रही बात फूड इन्फ्लेशन की, मैंने पहले भी बताया, अभी उसका इफेक्ट आएगा, थोड़ा इन्फ्लेशन कम होने वाला है। और नौकरियां की जो बात करते हैं, हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत से ऐसे जॉब है जिसमें इंडिया में एक नया टर्म चालू हुआ है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जॉब होते हैं, काफी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होते हैं, जिसका डेटा नहीं आता है। और वो डेटा नहीं आने के कारण मेरी डेटा में नहीं दिखता है, पर वो ऐसे जॉब काफी ऐसे है, और वो इन रियलिटी वो जॉब एक्चुअली पेइंग जॉब है। तो ये भी इसलिए डेटा ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है हमेशा मैं थोड़ा डाउटफुल लगाता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पूछो तो वो बताएंगे इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली कहाँ है वो लोग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि डेटा पे मत जाओ, आप रियलिटी पे जाओ कि आज ऐसा कोई इतना कोई वो नहीं है इंडिया में। ऑफकोर्स अच्छी जॉब डिफिकल्ट है मिलना, पर ऐसा कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिसको काम करना है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। राइट। मनीष डांगी सर, मैंने एक सवाल पूछा था कि रुपए पे मुझे जानना है कितना डिप्रिशिएट होगा ये भी, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा गेस करिए, इन्फॉर्म्ड गेस। तो उसका बेसिकली क्या है कि कहाँ किस तरफ हवा चल रही है वो पता है, लेकिन कहाँ थमेगी पता नहीं। हवा कि जब तक रीजन हमारी करेंसी या बाकी नॉन डॉलर करेंसीज का डिप्रिशिएट होने का ये है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा टर्म ऑफ ट्रेड शॉक मिला है हमको कि हम 1% के आसपास में करंट अकाउंट डेफिसिट से अब 3.5 पौने 4 हो गए हैं। तो इतने बड़े शॉक की वजह से अब हर साल हम बीओपी हमारा मोस्ट प्रॉब्ली अगले 12 महीने के अंदर, जो हम पहले सोच रहे थे आज के साल भर पहले कि शायद एवरेज 40-50 बिलियन डॉलर पॉजिटिव रहेगा, वो शायद 50-70 बिलियन डॉलर नेगेटिव होगा। हमारे रिजर्व जो है वो करीबन 100 बिलियन डॉलर नीचे आ गए हैं। वो इस टीओटी शॉक की वजह से है जो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको लगा है। इसलिए नहीं कि हम ज्यादा मोबाइल खरीद रहे हैं, कि बहुत ज्यादा गैस भरवा रहे हैं, कि बहुत पेट्रोल खरीद रहे हैं, कि इसलिए क्योंकि उन चीजों को जिनको हम बाहर से खरीदते थे उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं।
तो रियल टर्म्स में वो चीजें अभी भी वही हैं या उससे भी नीचे हैं कई कई सारी चीजें 2019 से। एनओएनजी इंपोर्ट को अगर देखें तो अगर आप उसको प्राइस से डिफ्लेट करें तो आप पाएंगे कि कई सारी चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसकी क्वांटिटी अभी भी 2019 से कम है, लेकिन हमारा इंपोर्ट जो है वो 2019 से करीबन 60-70% बढ़ गया है क्योंकि भाव उतने बढ़ गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि करेंसी कब थमेगा, वो तब थमेगा जब एक्चुअली या तो ये टीओटी शॉक हमको जो लगा है एनर्जी, एडिबल ऑयल, कमोडिटी, कोल का, वो रिवर्स हो जाए, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस यूएस में ड्रामेटिकली ईज हो जाए। और वो तब होगा जब यूएस में एक डीप रिसेशन आ जाए। जो जो वनिस्पत दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज के वनिस्पत यूएस जो बहुत अच्छा कर रहा है वो उसके उसके जगह बहुत खराब करने लगे, तब ऐसा होगा कि फेड पिवट करेगा और वापस से डॉलर जो है वीकन होने लगेगा। और डॉलर अगर वीकन होगा तो हमारे यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगी। ये दोनों बहुत बड़ी टॉर्चर हैं इस ट्रेड के लिए, करेंसी ट्रेड के लिए। जब तक ये दोनों अनवाइंड नहीं होता है तब तक अपना 66 दिनों से यही बात हो रहा है नीरज कि लॉन्ग डॉलर ही एक अभी भी ट्रेड बना रहेगा। दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत सारा लॉस ऑलरेडी ले चुके हैं। वो 15% यूरो घुस गया है, 20% यूके और जापानीज करेंसीज घुस गई हैं। हमारा करेंसी CNY 8-9-10% ही अभी तक मूव हुए हैं। तो शायद वो जो विंड थी वो डेवलप्ड मार्केट से निकल करके अब एशिया की तरफ से मूव हो रही है। इसीलिए पिछले 5 या 6 वीक के अंदर आप जो देख रहे हो बड़ा मूवमेंट एशियन करेंसीज में लगा है। तो मेरे को लगता है जब तक वो दोनों चीजें जो जस्ट टू समिट अप, जब तक फाइनेंशियल कंडीशंस यूएस की ड्रामेटिकली ईज ना हो जाए या फिर एनर्जी प्राइसेस जो है कंप्लीटली रिपिवट लोअर एंड पे नहीं कर दें, तब तक हमारी करेंसी का एक सस्टेन्ड प्रेशर बना रहेगा। अच्छा, आप ये भी विश नहीं कर सकते किसी दूसरे देश के बारे में कि वहाँ पर रिसेशन आ जाए, डीप रिसेशन, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। लाइटर नोट पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन याद मनीष जी ने आपने सही कही कि जब तक यूएस में चीज़ें नहीं ठीक होंगी ना, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम आजकल यूएस ही है। सुमन सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे है। एक और बड़ी विचित्र सी परिस्थिति देश के अंदर अपने हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की डिबेट चलती है, इसमें आदमी एम्प्लॉयड भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। जो तरह तरह की स्कीम्स चल रखी है ना, ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए लोगों को कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव काम में नहीं है। बहुत छोटे मोटे ऐसे गिग वर्कर हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और वो नंबर्स में फिर रिफ्लेक्ट होने लगता है। डिफिकल्ट है। आपने जो सवाल पूछा है इसका फ्रैंकली कोई स्ट्रेट आंसर्स नहीं है, और इसीलिए क्योंकि ये एक नया उभरता चैलेंज है, और ये एक चैलेंज है जिसको हम अभी भी हमरा जी डेटा की बात कर रहे थे, डेटा पर सच में हमें काफी जोर देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट मार्केट को समझने के लिए। एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, किस तरह से अनएम्प्लॉयड, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद डेस्टिट्यूशन है क्या? डेस्टिट्यूशन जरूर नहीं है। ऐसा हालत नहीं है कि घरों में कि खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन कि क्या वजह है कि वुमेन वर्कफोर्स हमारे कम होते जा रहे हैं। ये जो सारे सवालें हैं ये काफी डिफिकल्ट सवालें हैं, और मैं सोचता हूँ इस वक्त फ्रैंकली उस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज करने का अभी इस वक्त में अच्छा मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक और ग्लोबल अनिश्चितता जिसका आपने अभी फ्लैश किए, उसके तरफ मैं ध्यान दूंगा। अब इस महीने में चाइना का ग्रेट ये बाई डिकेड, मतलब 10 साल में 2 बार जो होता है पीपल्स कांग्रेस, उसका मीटिंग है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि उस मीटिंग के बाद चाइना में एक बहुत सारे एक्सपेंशनरी स्कीम्स के अनाउंसमेंट्स होंगे, और वो अनाउंसमेंट्स में दुनिया में फिर से उथल पुथल मचेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनरी प्रैक्टिस में जाएगा। आज ऑलरेडी चाइना के पीपल्स बैंक ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट में बहुत ज्यादा कैश मार्केट में डाले हैं। उनका रवैया क्लियर है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट भी किया है। तो चाइना इज लुकिंग फॉर अ कंजम्पशन बूम, और चाइना अगर कंजम्पशन बूम कर रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा है, जब दुनिया में ऑलरेडी लिक्विडिटी का इतना बड़ा एक्सेस है, वो दैट विल बी अनदर रिस्क। आई एम सॉरी, मैं आपको आज बार-बार नेगेटिव चीजें ही बता रहा हूं। नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसीडर्ड आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो बड़े काफी सुलझे हुए कदम है। हाँ, देखिए ये इसीलिए उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया है।
कई बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि सब अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन सच से वो नहीं मोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो दिख रहे हैं तो आप उसकी बात करेंगे। चाइना तो करेंसी वॉर में भी उतरा है, उसने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज को कहा है कि आप लोग डॉलर सेल करिए। ये बात अभी आज की खबर छपी हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग इस पर फिर से एक बार बैठेंगे, चर्चा करें, क्योंकि अगला हफ्ता शायद और इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारे डेवलपमेंट रशिया की तरफ से आते हुए दिखेंगे। जब वो एनेक्स करेंगे पूरे 4 स्टेट को तो और बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। लेकिन नेट नेट आप लोगों की बात सुन के मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि इंडिया अभी भी जिस प्लान को लेके सामने चल रहा है वो काफ़ी सेफ है और अभी तक ठीक ठाक है, अच्छे से वो मैनेज कर पा रहे हैं। स्लो किया ये और अच्छी बात है, जैसा कि मनीष जी कह रहे थे, लेकिन आगे चैलेंजेस खत्म हो गए हो ऐसा नहीं है, अभी भी मुश्किलें हैं और उनसे निपटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर।